अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं हम बीपीपी किट F4 की चैप्टर 1 की। F4 के लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि बीपीपी किट ही करें, क्योंकि उसमें थोड़े क्वेश्चंस चैलेंजिंग हैं। कैप्लन में जो है क्वेश्चंस मोस्टली जो है वो सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, इतने कोई चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं है। तो खैर स्टार्ट करते हैं। अब आपको एक एक मार्क वाला सवाल नज़र आ रहा है, तो एक मार्क वाला सवाल वो होगा जिसमें तीन ऑप्शन होंगे, आपको एक चूज़ करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोसिक्यूटर इन क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ में केस को ब्रिंग फॉरवर्ड कौन करता है? बेसिकली तो स्टेट जो होती है वो प्रोसिक्यूटर होती है। स्टेट जो है वो केस लड़ती है अगेंस्ट द क्रिमिनल। इसका आंसर जो है वो आपका स्टेट होगा। सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इन सिविल लॉ केस। स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ सिविल लॉ केस में क्या होता था? बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। क्या आप देखते थे कि यार किसका जो पलड़ा है वो बारी है, उसके हिसाब से आप डिसाइड करते थे। जबकि क्रिमिनल लॉ में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होता था कि अगर क्रिमिनल केस है तो शक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, यानी कि हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ होना चाहिए। फिर थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेमेडी अवेलेबल अंडर सिविल लॉ। सिविल लॉ के तहत जो सोल्यूशन है वो क्या अवेलेबल होता है? तो सिविल लॉ के तहत अगर हमने बात की थी कि रेमेडी जो होती है वो फाइनेंशियल कंपनसेशन या डैमेजेस होती है, कि आप उस बंदे को डैमेजेस पे कर दो। बाकी फाइन या इम्प्रिजमेंट आपके क्रिमिनल लॉ के अंडर सोल्यूशन होता है। उसके बाद है, ऑल क्रिमिनल लॉ केसेस बिगेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स। जो क्रिमिनल लॉ के केसेस हैं वो कौन से कोर्ट से स्टार्ट होते हैं? तो सबसे पहले जो क्रिमिनल कोर्ट है वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट है, तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद फिर आपकी क्राउन कोर्ट आती है, फिर कोर्ट ऑफ अपील क्रिमिनल डिवीजन आती है, देन सुप्रीम कोर्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वींस बेंच, फैमिली एंड चांसरी आर ऑल डिवीजन ऑफ विच कोर्ट। तो ये आपकी हाई कोर्ट की आगे फर्दर तीन डिवीजन हैं, ठीक है। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग केसेस ब्रॉट बिफोर अ मैजिस्ट्रेट कोर्ट इज करेक्ट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग केसेस दैट आर ब्रिंग फॉरवर्ड इन मैजिस्ट्रेट कोर्ट, ठीक है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट लिखी हुई है, द केस इज डिसाइडेड बाय मैजिस्ट्रेट अदर देन अ ज्यूरी। मैजिस्ट्रेट भी बेसिकली एक तरह से जज होता है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है, क्योंकि जो ज्यूरी है, ट्रायल बाय ज्यूरी है, वो आपकी क्राउन कोर्ट में होती थी, ठीक है। क्राउन कोर्ट होती थी जहां पर आप इनडिक्टेबल ऑफेंस जहां पर सुना जाता था, जो कि थोड़ा सीरियस ऑफेंस होता था। तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जो केस आता है वो मैजिस्ट्रेट जो है जस्ट वो देखता है कि यार ये समरी ऑफेंस है, फलाने ने रूल तोड़ा है, तो बस उसके अगेंस्ट फाइन शेन कर देता है, दैट्स इट। तो ट्रायल बाय ज्यूरी जो है वो आपके होता है आपके क्राउन कोर्ट में, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। बाकी नीचे उसने लिखा हुआ है, ओनली क्रिमिनल केसेस आर हर्ड एट मैजिस्ट्रेट कोर्ट। तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैजिस्ट्रेट कोर्ट में कुछ सिविल केसेस लाइक फैमिली केसेस, अडॉप्शन मैटर वगैरह हमने बात की थी, ये सुने जाते हैं। अपील्स आर मेड डायरेक्टली टू कोर्ट ऑफ अपील। तो नहीं, मैजिस्ट्रेट कोर्ट की जो अपील है वो या तो जाती है डायरेक्टली जाती है क्राउन कोर्ट में, या फिर वो कोर्ट वो हाई कोर्ट की जो क्वीन बेंच डिवीजन है उसकी अपील डिवीजन में जाती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत होगी। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस वुड बी हर्ड एट मैजिस्ट्रेट कोर्ट। तो अभी मैंने ऊपर आपको बता दिया कि मैजिस्ट्रेट कोर्ट में आप समरी ऑफेंसेस यानी कि छोटे ऑफेंसेस जो हैं वो सुनते हैं। इनडिक्टेबल ऑफेंसेस यानी कि मेजर ऑफेंसेस वो आपके क्राउन कोर्ट में जाते हैं। ट्राइएबल ईदर वे जो है वो आप समरी में भी कर सकते हैं, और आप सॉरी, जो ट्राइबल ईदर वे ऑफेंस होते हैं वो आप मैजिस्ट्रेट कोर्ट में भी वो कर सकते हैं, उसकी हियरिंग वगैरह, और क्राउन कोर्ट में भी कर सकते हैं, डिफेंडेंट पे डिपेंड करता है। तो आप दोनों तरफ जो है ना उस केस की हियरिंग करवा सकते हैं। फिर है, विच टाइप ऑफ लॉ इज कंसर्न विद द फंक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ लोकल अथॉरिटीज। जो लोकल आपकी अथॉरिटीज हैं उससे रिगार्डिंग जो लॉ है वो कौन सा होगा बेसिकली? तो प्राइवेट और पब्लिक लॉ में से ही कोई होगा। तो क्योंकि लोकल अथॉरिटीज से रिलेटेड है तो लोकल अथॉरिटीज एज अ होल है, तो ये पब्लिक लॉ होगा। प्राइवेट लॉ जो बिटवीन इंडिविजुअल्स होता है, ठीक है। कॉमन लॉ और इक्विटी तो इसमें नहीं होगा। कॉमन लॉ तो जो पुराना लॉ था उसको कहते थे, और इक्विटी भी उसी में आता था। तो पब्लिक और प्राइवेट में से एक होना था, तो पब्लिक लॉ इसका आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर एसोसिएटेड विद द क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ के अंदर कौन सी दो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं रादर देन सिविल लॉ? तो क्रिमिनल लॉ में बेसिकली क्रिमिनल केसेस होते हैं, तो पनिशमेंट तो पहला बिल्कुल होता ही होता है। और क्रिमिनल लॉ पब्लिक लॉ की टाइप है, तो ये भी वर्ड इसी से एसोसिएटेड है। बाकी कंपनसेशन का मतलब है डैमेजेस पे करना, फाइनेंशियल कंपनसेशन, तो वो हम सिविल लॉ में करते थे कि जो पार्टी जिसने गलती की है उसको हम कहते थे कि यार तुम दूसरे को कंपनसेशन दो, डैमेजेस पे करो। और क्लेमेंट वर्ड भी सिविल लॉ में इस्तेमाल होता है, ठीक है। क्लेमेंट वर्सेस डिफेंडेंट, जबकि क्रिमिनल लॉ में होता था स्टेट या क्वीन वर्सेस जो भी क्रिमिनल है उसका नाम होता था। देन विच टू ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज आर इन्वॉल्व इन सिविल लॉ केस। सिविल लॉ केस में जो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्लेमेंट और डिफेंडेंट कहते हैं। क्लेमेंट जिसने क्लेम किया कि मेरे साथ रॉन्ग हुआ है, डिफेंडेंट जो अपने आप को डिफेंड कर रहा है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रैक इन सिविल लॉ सिस्टम। हमने तीन तरह के ट्रैक्स पढ़े थे, स्मॉल
मल्टी और फास्ट ट्रैक, मीडियम ट्रैक कुछ भी नहीं होता वर्ड, तो ये मीडियम जो है नहीं होगा क्योंकि आपने नॉट बताना है। देन है आपके पास इन अ क्रिमिनल लॉ सिस्टम, क्रिमिनल लॉ सिस्टम में इमीडिएट अपील यानी कि डायरेक्ट अपील मैजिस्ट्रेट कोर्ट की किस कोर्ट में सुनी जाती है? तो अभी मैंने अभी पीछे भी आपको बताया था कि मैजिस्ट्रेट कोर्ट की अपील या तो डायरेक्टली जाती है कहाँ पर, क्राउन कोर्ट में जाती है, या हाई कोर्ट की क्वींस बेंच डिवीजन में जाती है। तो यहाँ पर हाई कोर्ट की तो क्वींस बेंच डिवीजन का मेंशन है नहीं, तो क्राउन कोर्ट का मेंशन है, तो क्राउन कोर्ट ही आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट ओनली हैज सिविल ज्यूरिस्डिक्शन, कौन सी कोर्ट है जिसकी सिर्फ सिविल, जो सिविल मैटर्स ही कंप्लीटली सुनती है, ज्यूरिस्डिक्शन उसकी सिविल, ये पावर टू हेयर केसेस सिर्फ सिविल ही होती है, तो वो आपकी काउंटी कोर्ट है। मैजिस्ट्रेट कोर्ट जो है वो मेनली क्रिमिनल होती है, लेकिन कुछ सिविल केसेस भी सुने जाते हैं। कोर्ट ऑफ अपील जो है वो बेसिकली उसकी दोनों डिवीजन्स होती हैं, आपकी सिविल भी होती है, आपकी जो है क्रिमिनल डिवीजन भी होती है, दोनों के लिए कोर्ट ऑफ अपील होता है। बाकी जो प्रीवी काउंसिल है, जो जुडिशल प्रीवी काउंसिल है, जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज की जो फाइनल, जहाँ पर आप हेयरिंग अपील कर सकते हैं, तो उसमें भी दोनों मैटर्स आप सुनते हैं। सिर्फ सिविल जो है वो काउंटी कोर्ट में होता है। लास्ट है द चांसरी डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट हेयर्स केसेस इन्वॉल्विंग विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। तो जो चांसरी डिवीजन है हाई कोर्ट की, यानी कि हाई कोर्ट की हमने तीन डिवीजन पढ़ी थी, क्वींस बेंच डिवीजन थी, एक आपकी थी फैमिली डिवीजन, और एक आपकी थी चांसरी डिवीजन। तो पूछा चांसरी डिवीजन जो है वो कौन से केसेस को सुनती है? तो बेसिकली वो यहाँ पर ट्रस्ट और मॉर्गेजेस के केसेस को सुनती है। जो आपके कॉन्ट्रैक्ट के या टॉर्ट के होते हैं वो आपकी क्वींस बेंच डिवीजन सुनती है। बाकी जो मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं वो फैमिली डिवीजन जो है वो सुनती है। बाकी जो एडॉप्शन मैटर्स हैं वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट की जो बेसिकली सिविल एस्पेक्ट है ना वो सुनता है। तो ट्रस्ट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना उसकी हेयरिंग चांसरी डिवीजन सुनती है हाई कोर्ट। फिर लास्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस हर्ड बाय मैजिस्ट्रेट कोर्ट। मैजिस्ट्रेट कोर्ट कौन कौन से टाइप ऑफ ऑफेंसेस यानी कि क्राइम सुनती है? तो एक तो होते हैं समरी यानी कि जो माइनर ऑफेंसेस होते हैं। इनडिक्टेबल जो होते हैं वो तो मेजर होते हैं, वो तो क्राउन कोर्ट सुनती है। ट्राइबल ईदर वे, ट्राइबल ईदर वे मैंने बताया कि मैजिस्ट्रेट कोर्ट में भी आप उसकी हेयरिंग करवा सकते हैं और क्राउन कोर्ट में भी करा सकते हैं, तो इसका मतलब है ट्राइबल ईदर वे जो ऑफेंसेस होते हैं उसकी भी हेयरिंग मैजिस्ट्रेट कोर्ट में हो जाती है। ठीक है, तो ये थे आपके फर्स्ट 15 क्वेश्चन। अच्छा, अब आगे मूव करते हैं। अब इस पहला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेटमेंट बाय अ जज दैट इज द बेसिस फॉर देयर डिसीजन एंड इट इज व्हाट बिकम्स बाइंडिंग ऑन फ्यूचर जजेस। जो जज स्टेटमेंट देता है वो मैंने आपको बताया था लेक्चर में, दो तरह की होती है। एक जो होती है वो बाइंडिंग होती है आने वाले जज पे, उसको आप बोलते हो रेशियो डिसेंडाई। और एक होती है परसुएसिव। ठीक है, परसुएसिव को आप बोलते हो ऑबिटर डिक्टा। तो वो पूछ रहा है कि बाइंडिंग वाली कौन सी होगी, तो बाइंडिंग वाली जो है वो आपकी रेशियो डेसेंडाई होगी, यानी कि ऑप्शन सी होगा आपका। देन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कोर्ट डिसीजन अकर्स व्हेन अ कोर्ट हायर इन हायरार्की ओवरटर्न्स द वर्डिक्ट ऑफ लोअर कोर्ट इन सेम केस। अगर सेम केस में जो है हायर कोर्ट वाला जज नीचे वाले कोर्ट के फैसले को जो है वो ओवरटर्न कर दे तो उसको आप रिवर्सिंग बोलते हो। अगर वो डिफरेंट केस में यानी कि कोई पुराना जो डिफरेंट केस था उससे रिलेटेड अगर वो पिछले जज के फैसले को ओवरटर्न करता है तो वो आपका ओवर रूलिंग कहलाता है। जबकि डिस्टिंग्विशिंग का मतलब सिर्फ ये होता है कि जो दोनों केसेस के मटेरियल फैक्ट्स हैं वो आपस में डिफरेंट हैं। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू लेजिस्लेशन इज करेक्ट। लेजिस्लेशन के हवाले से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? लेजिस्लेशन यानी कि जो लॉ पार्लियामेंट बनाती है उसको बोलते हैं लेजिस्लेशन में मॉडिफाई और रिप्लेस एग्जिस्टिंग स्टैचूज के। लेजिस्लेशन जो है वो जो एग्जिस्टिंग आपके करंट लॉज हैं उनको मॉडिफाई या रिप्लेस कर सकती है, तो बिल्कुल कर सकती है। ठीक है, लेजिस्लेशन में नॉट ओवर रूल और मॉडिफाई एग्जिस्टिंग केस लॉ, तो ये तो इनकरेक्ट है। ठीक है, कि लेजिस्लेशन जो है नया जो लॉ है वो पुराने लॉ को मॉडिफाई कर सकता है, उसमें चेंजेस उस लॉ के थ्रू आ सकती हैं। तो इसने लिखा हुआ है कि नहीं आ सकती, तो ये गलत है। बाकी लेजिस्लेशन में प्रिवेंट अ सब्सिक्वेंट पार्लियामेंट फ्रॉम चेंजिंग द लॉ। लेजिस्लेशन जो है वो आने वाली ऐसा लॉ क्या बना सकती है कि आने वाला बंदा जो है उस लॉ को कभी चेंज ना कर सके, तो ऐसा नहीं होता। पार्लियामेंट की सोवरेंटी में हमने पढ़ा था कि पार्लियामेंट सुप्रीम अथॉरिटी होती है, वो हर जो मर्जी चाहे लॉ बना सकती है, लेकिन कभी भी ऐसा लॉ नहीं बना सकती बेसिकली जो कि आने वाला बंदा कभी चेंज ना कर पाए। ठीक है, तो वो कह रहा है कि ऐसा लॉ बना सकती है कि वो मतलब आने वाले पार्ली ऐसा लॉ बना सकती है कि आने वाले को प्रिवेंट कर सके कि वो उस लॉ को बदला ना सके, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। ऑप्शन ए जो है वो ट्रू होगा।
बाकी है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लेजिस्लेशन अफेक्ट स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स और ग्रुप। अगर एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स और ग्रुप से रिलेटेड लेजिस्लेशन है उसको आप प्राइवेट बोलते हो। अगर एक ओवरऑल कोई पब्लिक के लिए लेजिस्लेशन बनाई जा रही है वो पब्लिक कहलाती है। और इनेबलिंग एक्ट का तो मतलब ये होता है कि वो एक्ट जिससे आप जो है अथॉरिटी को डेलीगेट करते हो उसे आप इनेबलिंग बोलते हो, तो उसका तो यहाँ पर ताल्लुक ही नहीं है। तो जो लेजिस्लेशन सिर्फ कुछ इंडिविजुअल्स और ग्रुप को अफेक्ट करती है वो आपकी प्राइवेट लेजिस्लेशन कहलाती है। उसके बाद है विच रूल ऑफ स्टैचुरी इंटरप्रिटेशन। स्टैचुरी इंटरप्रिटेशन यानी कि लॉ को जब आप एक्सप्लेन करते हो तो उसका कौन सा रूल है जो कहता है कि जो जो वर्ड्स हैं लॉ में उनको आपने उनका ऑर्डिनरी मीनिंग देना है, अनलेस अनलेस अगर ऑर्डिनरी मीनिंग देने से कोई अब्सर्डिटी आ जाए और इनकंसिस्टेंसी आ जाए। अब्सर्डिटी का मतलब है स्टेटमेंट जो है वो एम्बिगियस हो जाए, अनक्लियर हो जाए, तो ये आपको गोल्डन रूल कहता था। कि वैसे आपने डिक्शनरी का मीनिंग इस्तेमाल मतलब गोल्डन रूल में ये बात थी कि आपने अगर कोई ऐसा वर्ड है जो कि एब्सर्ड मीनिंग दे रहा है तो आपने यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो ये गोल्डन रूल है। उसके बाद आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंट्रिंसिक का मतलब है इंटरनल एड्स। मैंने आपको लेक्चर में बताया था, जस्ट इनके नाम आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट। इससे ज़्यादा इनकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आपको पता होना चाहिए कि यार ये इंटरनल एड हैं या ये एक्सटर्नल एड्स हैं। इंट्रिंसिक का मतलब होता है इंटरनल, तो इंट्रिंसिक एड जो है वो लॉन्ग टाइटल ऑफ एक्ट होगी। बाकी इसी सवाल से अब आपको पता चल जाना चाहिए कि यार जो हैंसर्ड है जो कि एक मैगजीन टाइप होता है और लॉ कमीशन रिपोर्ट्स हैं वो एक्सटर्नल एड में आ जाएंगी। 2.6 का बी हो जाएगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइनल अपील कोर्ट फॉर ह्यूमन राइट्स इशू फॉर द पर्सन लिविंग इन यूके। तो फाइनल जो कोर्ट ऑफ अपील है वो यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स होगी। फिर द डिसीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन कोर्ट ऑफ अपील। कोर्ट ऑफ अपील पे किस कोर्ट का डिसीजन बाइंडिंग होगा, यानी कि उसके लिए जरूरी है कि उसको फॉलो करना। अब कोर्ट ऑफ अपील से जितनी भी नीचे कोर्ट्स हैं उनका तो कभी भी डिसीजन बाइंडिंग नहीं होगा। जनरल रूल यही था ना कि जो टॉप कोर्ट है उसका जो फैसला है वो नीचे वाली सब पे बाइंडिंग होगा। तो काउंटी कोर्ट, क्राउन कोर्ट, ठीक है, और हाई कोर्ट, ये सारी इसके डाउन आती है, नीचे आती हैं, तो ये इनका फैसला तो कभी भी इस पे बाइंडिंग नहीं हो सकता। ऑटोमेटिकली कोर्ट ऑफ अपील आपका आंसर होगा। और मैंने आपको लेक्चर में भी बताया था कि कोर्ट ऑफ अपील जो है उसका जो फैसला है वो कोर्ट ऑफ अपील पे बाइंडिंग ही होता है, यानी कि प्रीवियस जज का फैसला जो है वो बाइंडिंग ही होगा। तो कोर्ट ऑफ अपील इसका आंसर होगा। फिर है 2.9 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग प्रिंसिपल ऑफ बाइंडिंग प्रेसिडेंट इज नॉट करेक्ट। जो बाइंडिंग प्रेसिडेंट का प्रिंसिपल हमने पढ़ा था कि जो प्रीवियस डिसीजन है वो बाइंडिंग होती है, उनसे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट नहीं है। यानी कि 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और बाकी जो है स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है। मिस्टेक बाय जजेस आर एलिमिनेटेड। बाइंडिंग प्रेसिडेंट की वजह से जो जज ने पुराने फैसले किए हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट जो है ये यही आंसर होगा क्योंकि ये करेक्ट नहीं है। देखिए जो जज एक दफा ऑलरेडी फैसला कर चुका है वो प्रीवियस तो वो तो कर चुके हैं आज से 10 साल 15 साल पहले, वो फैसला रिमूव तो नहीं होगा, एलिमिनेट तो नहीं होगा ना। लेकिन ये है कि आने वाले के लिए वो मॉडिफाई हो जाएगा, तो एलिमिनेट जो है वो नहीं होता, ठीक है। बाकी जो जनरल लीगल प्रिंसिपल्स बनते हैं बिल्कुल जो जज ने पुराने फैसले दिए होते हैं, बाइंडिंग प्रेसिडेंट का मतलब ये होता है कि जो जजेस की प्रीवियस डिसीजन है उनके बारे में, तो उससे यस लीगल प्रिंसिपल्स बनते हैं कि जो जज ने फैसला दिया तो उससे आप एक लीगल प्रिंसिपल बना सकते हो। जो लॉ है वो मतलब प्रैक्टिकल केसेस होते हैं, मैंने आपको बताया थ्योरेटिकल केसेस नहीं होते कि अपने से आपने थ्योरेटिकल केस डिराइव कर लिया, वो एक्चुअल में वो चीज़ वही होती है। और ये फ्लेक्सिबल होती है कि यार जो पिछला प्रेसिडेंट है वो आने वाले केसेस के हिसाब से आप उसको अपडेट कर सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ये हमने एडवांटेज में पढ़ा था बाइंडिंग प्रेसिडेंट के। तो बाकी 3 स्टेटमेंट रिगार्डिंग बाइंडिंग प्रेसिडेंट करेक्ट हैं, जो स्टेटमेंट 1 है वो आपकी फॉल्स है। इसके बाद है विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेजेस दैट अ बिल पास थ्रू बिफोर बिकमिंग लेजिस्लेशन। तो स्टेजेस जो होंगे इसमें आपके होंगे, रिपोर्ट स्टेज तो आती है, कमेटी स्टेज आती है, फोर्थ रीडिंग तो खैर कोई भी नहीं होती, थर्ड रीडिंग ही होती है, और अप्रूवल स्टेज भी कोई नहीं होता। तो रिपोर्ट स्टेज और आपका कमेटी स्टेज जो है ना यही होगा जिससे बेसिकली ये पास होता है। बाकी फर्स्ट रीडिंग होती है, सेकंड रीडिंग होती है, कमेटी स्टेज होता है, रिपोर्ट स्टेज होता है और थर्ड रीडिंग होती है। फोर्थ रीडिंग और अप्रूवल स्टेज जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। तो 1 और 2 आपके आंसर्स होंगे। उसके बाद है सम स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड अ रेजोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट टू कम इनटू इफेक्ट बट अदर मस्ट बी लेट बिफोर पार्लियामेंट फॉर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम बिफोर कमिंग इन इफेक्ट। हाउ मेनी डेज मस्ट स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट बी लेट बिफोर पार्लियामेंट बिफोर कमिंग इनटू इफेक्ट। स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है वो लॉ जो कि मिनिस्टर्स ने बनाए होते हैं। तो वो लॉ जो है जो मिनिस्टर्स ने बनाए होते हैं उनको इफेक्ट में यानी कि उनको अप्लाई करने से कितने दिन पहले जो है
आपको वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट करना पड़ता है। तो ये चीज़ भी मैंने आपको क्लास में बताई थी, 40 डेज तक जो है ना उसको आपको पार्लियामेंट में प्रेजेंट, 40 डेज जब उसने लॉ ने अप्लाई होना होता है, जो मिनिस्टर ने बनाया है उससे पिछले 40 दिन के अंदर अंदर जो है वो पार्लियामेंट में भी आपने प्रेजेंट करना होता है, ठीक है। बाकी है, विच रूल और अप्रोच टू स्टैचुटरी इंटरप्रिटेशन कंसीडर व्हाट लेजिस्लेशन इज ट्राइंग टू अचीव। कौन सा रूल या अप्रोच है स्टैचुटरी इंटरप्रिटेशन की जो ये देखती है कि लॉ क्या चीज हासिल करने की कोशिश कर रहा है। तो ये पर्पसिव रूल होता है, पर्पसिव अप्रोच है, जो कि ये देखती है कि यार ये जो बेसिकली स्टैचुटरी इंटरप्रिटेशन की अप्रोच है कि लॉ को बनाने का मकसद क्या था, पर्पस क्या था, ठीक है। तो ये पर्पसिव अप्रोच देखती है। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू प्रिजम्पशन ऑफ स्टैच्यूटरी इंटरप्रिटेशन इज करेक्ट। ये कुछ प्रिजम्पशंस हमने पढ़ी थी स्टैच्यूटरी इंटरप्रिटेशन के एंड पे कि कौन सी प्रिजम्पशंस हैं, इनमें से वो पूछता है जो कि आपकी करेक्ट होंगी। अ स्टैचू में नॉट डिप्राइव अ पर्सन ऑफ देयर प्रॉपर्टी। कोई ऐसा स्टैचू नहीं बन सकता, लॉ नहीं बन सकता जो कि पर्सन को कहे कि जी तुम अपनी प्रॉपर्टी छोड़ दो, तो ये ज़रूरी नहीं है। ऐसा लॉ बन सकता है, अगर गवर्नमेंट को एक जगह चाहिए हो तो वो दूसरे बंदे को हो सकता है कंपनसेशन कर दे। लेकिन कोई ऐसा लॉ मतलब आप ये नहीं कह सकते कि हम नहीं बना सकते कि जिससे हम एक बंदे से कहेंगे अरे तुम्हारी प्रॉपर्टी है इसको खाली कर दो। तो ऐसा लॉ बन सकता है, तो ये कोई प्रिजम्पशन नहीं थी, ठीक है। बाकी अ स्टैचू डज नॉट हैव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। स्टैचू जो है उसका पास्ट इफेक्ट जो है वो, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है पास्ट इफेक्ट, ठीक है। तो स्टैचू का कोई पास्ट इफेक्ट नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। स्टैचू का प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है, आज जो आपने लॉ बनाया है वो आज से एप्लीकेबल होगा आने वाले टाइम के लिए, ना कि जो पिछला लॉ था इसी से रिगार्डिंग वो चेंज होगा। तो ये स्टैचू का कभी भी पास्ट इफेक्ट नहीं होता। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है पास्ट इफेक्ट, कभी भी पास्ट इफेक्ट नहीं होता, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है। तो स्टेटमेंट उन्होंने ट्रू लिखी हुई है। स्टैचू जो है वो क्राउन को बाइंड करता है, तो आप ये याद रखिएगा कि स्टैचू जो है वो कभी भी क्राउन जो है बेसिकली किंग है या क्वीन है उसको बाइंड नहीं करता। स्टैचू एज इफेक्ट आउटसाइड द यूके नहीं, स्टैचू का इफेक्ट टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ यूके के अंदर ही होता है। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, सिर्फ स्टेटमेंट बी करेक्ट है। फिर उसके बाद है कि उसने पूछा है एक्सट्रिंसिक एड टू इंटरप्रिटेशन क्या है, तो हैंसर्ट जो है वो एक्सट्रिंसिक एड टू इंटरप्रिटेशन होगी। अब ये बाकी जो तीनों है ना ये इंटरनल हो जाएंगी, यानी कि इंट्रिंसिक हो जाएंगी। तो ये आपने एक पेपर पे नोट डाउन कर लेना है, मतलब ये वर्ड्स बस याद रख लेना है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा इसकी डिटेल में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी लास्ट क्वेश्चन जो है बीपीपी किट का आपका, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। उसमें पूछा है विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू इम्पैक्ट ऑफ यूके ह्यूमन राइट्स लेजिस्लेशन आर करेक्ट। यूके ह्यूमन राइट्स का जो इम्पैक्ट होता है लेजिस्लेशन में, उसके हवाले से कौन सी जो दो स्टेटमेंट्स हैं वो आपकी करेक्ट हैं, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट है ऑल न्यू प्राइमरी लेजिस्लेशन मस्ट बी कंपैटिबल विद यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स। जो भी नई आप प्राइमरी लेजिस्लेशन क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। प्राइमरी लेजिस्लेशन का मतलब होता है जो पार्लियामेंट बनाता है, और सेकेंडरी लेजिस्लेशन का मतलब होता है जो कि डेलीगेटेड बॉडीज बनाती हैं, जो पार्लियामेंट डेलीगेट करता है जिन बॉडीज को, उसको आप सेकेंडरी लेजिस्लेशन बोलते हो। अब वो कहता है कि जितनी भी नई प्राइमरी लेजिस्लेशन होंगी उनका कंपैटिबल होना यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट के साथ ज़रूरी है 100%। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, सुन लें कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसी लेजिस्लेशन हो सकती हैं जो कि ह्यूमन राइट्स के कन्वेंशन के खिलाफ हो, कोर्ट उनके अगेंस्ट इनकम्पैटिबिलिटी ऑर्डर जो है वो जनरेट करता है। तो अब ये पार्लियामेंट पे है कि क्या वो उसको चेंज करती है या नहीं करती। अगर वो उस लेजिस्लेशन को पार्लियामेंट चेंज नहीं करती तो वो स्टिल इन इफेक्ट होंगी, बेशक कोर्ट ने उसके अगेंस्ट इनकम्पैटिबिलिटी ऑर्डर दिया हो। तो पार्लियामेंट की सोवेरेनिटी जो है ना, देखें उस पे यहाँ पर बात आ जाती है कि पार्लियामेंट जो है, पहले तो जाहिर सी बात है जो भी आपने लॉ बनाना है आपने ये माइंड में रखना है, आपने ये माइंड में रखना है कि ह्यूमन राइट्स इसके अगेंस्ट क्या कहता है। अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा लॉ है, ये मैंने क्लास में भी बताया था कि जो कि जिसमें अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स कुछ प्रिंसिपल्स हैं और पार्लियामेंट ने वो बनाया हुआ है, मैं पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट एक इनकम्पैटिबिलिटी ऑर्डर जनरेट करेगा कि यार इस लॉ में कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कि बेसिकली अगेंस्ट द ह्यूमन राइट जाते हैं। तो पार्लियामेंट उसको रिव्यू करेगा। अगर पार्लियामेंट चेंजेस नहीं करना चाहता तो वो नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। तो मस्ट बी कंपैटिबल होना जरूरी नहीं है, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। सेकंड है द कोर्ट में स्ट्राइक आउट सेकेंडरी लेजिस्लेशन दैट इज इनकम्पैटिबल विद यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में भी हमने बात पढ़ी थी कि कोर्ट के पास इतनी पावर होती है कि जो सेकेंडरी लेजिस्लेशन है उसको वो स्ट्राइक आउट कर सकती है, सेकेंडरी लेजिस्लेशन यानी कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन उसको कैंसिल कर सकती है। तो ये ट्रू है। थर्ड स्टेटमेंट है courts must interpret legislation in such a way that it is compatible with European Convention of on Human Rights।
कोर्ट को जब लॉ को इंटरप्रिटेट करना है तो उसने इस चीज़ को भी अपने माइंड में रखना है कि ह्यूमन राइट्स एक्ट जो है, ह्यूमन राइट्स एक्ट है, उसके तहत जो है ना एक्सप्लेनेशन भी लॉ की होनी चाहिए। तो बिल्कुल आपने इस चीज़ को माइंड में रखना होता है। बाकी कोर्ट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक द डिसीजन ऑफ द यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस व्हेन मेकिंग देयर डिसीजन। तो कोर्ट जो वो कह रहा है कि यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, तो ये गलत है, क्योंकि यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस सबसे सुप्रीम होती है, तो उसके फैसले को तो कंसीडर करने की ज़रूरत होती है। तो जो ऑप्शन बी और सी है वो यहाँ पर करेक्ट होंगे। और इसके साथ जो आपके चैप्टर 1 के 30 एमसीक्यूज थे वो खत्म हो गए।